तो कॉलेज के पहले वाला फेज था, उसमें मैं केवल हार्ड वर्किंग था। उससे पहले मैंने एक भी एग्जाम नहीं क्लियर किया था। बट ओके। उस हार्ड वर्क ने मेरा इतना बेस बना दिया था कि वो मेरे को अभी आगे हेल्प करेगा सेकेंड फेज के अंदर, जो मेरा ओके। कॉलेज के बाद में स्टार्ट होता है। तो कॉलेज के बाद में मैंने 8 एग्जाम्स दिए हैं और आठों की आठों क्लियर किए मैंने। लाइक 3 सीडीएस हो गए, 3 एफकेट हो गए, और 2 इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो गए। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और बेसिक जो कोर वाली चीजें ना, एनसीईआरटी हो गई जैसे, उनसे पढ़ो डायरेक्टली। वीडियोस वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ो। क्योंकि आप, ये होता है कि 100% से पढ़ोगे ना तो 90% अटेम्प्ट करके आओगे। और वीडियोज में ये होता है कि 100% वो पढ़ के आते हैं, 80% वीडियोज में डालते हैं, 50% आपको याद रहता है। अर्थमेटिक वाला पोर्शन जरूर कर लेना। अर्थमेटिक वाला पोर्शन जरूर क्यों कर लेना, क्योंकि सर वो आपकी हेल्प करेगा एफकेट के अंदर। एफकेट में अर्थमेटिक ही है, तो वो आपके उसमें हेल्प करेगा। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी आप सबके लिए ला रहा है 2 इम्पोर्टेंट बैचेस। वन इज सफलता 2.2 फॉर CDS एस्पिरेंट्स, सेकेंड इज पृथ्वी 2.0 फॉर CAPF एस्पिरेंट्स. Both of them are 3-month long courses. All topics will be available along with the notes. Also, we have amazing faculty. The Safalta batch is starting from 26th October and the Prithvi batch is starting from 19th October. So do enroll yourself. The link is in description. Jai Hind. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट उदित. Udit has been recommended for CDS and AFCAT both in his 7th and 8th attempt, and इसकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, इसके बारे में जानेंगे. And if you like this video, please like, share, subscribe. And also just a disclaimer, he is not a student of Unacademy. We have just invited him as a CDS and AFCAT topper. Thank you so much, Udit, for accepting my invitation and coming us and gracing us by your presence. And privileged थैंक to यू टू have यू you सर here. ऑल्सो। तो थोड़ा अपने बारे में बताया यार ऑडियंस को, उदित कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अपनी जर्नी के बारे में, कितने अटेम्प्ट्स, मोटिवेशन कहाँ से आया फौज का, वो थोड़ा शेयर कर. सर मेरा, लाइक, मैं सीकर सीकर से आता हूँ, राजस्थान से। तो मैंने स्टार्ट किया था 12th के बाद में। 12th के 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था मेरी जर्नी। लाइक पहले 2 अटेम्प्ट दिए एनडीए के। तो पहले वाले में तो मैं बस ऐसे ही चला गया था। सेकंड के अंदर मैं अच्छे से तैयारी करके गया था, बट कुडंट क्लियर द एग्जाम बिकॉज आई मेड ए मिस्टेक इन फिलिंग द मैथ्स और मार्कशीट, विच आई रियलाइज लेटर ऑन द डे ऑफ रिजल्ट। तो बाद में नहीं हुआ, तो बस वही एज हो गई एनडीए की। तो बाद में तो ये ठान लिया था कि जाना तो इसी में ही है, और अपन कर भी लेंगे, क्योंकि मैंने एनडीए का जो सेकंड अटेम्प्ट दिया था वो बड़ी सीरियस होके दिया था। और उसके अंदर मैं एक मेरी गलती वो भी मानता हूँ कि मैंने मॉक्स वगैरह नहीं दिए थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है मेरा क्लियर नहीं होने का। फिर जैसे 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 सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्टिंग करी थी मेरी जर्नी की सीडीएस और एफकेट की। तो मैंने सबसे पहले कोर्स किया था ग्रेड अप का, कि मेरे को थोड़ा बेसिक से चलते हैं, और इस बार आई विल नॉट लीव ए स्टोन अनटर्न, और आई विल क्लियर इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा डिसीजन पहले ही ले लिया था मैंने। और एक चीज और डिसाइड की थी कि आई विल गिव नो एक्सक्यूज, कि मैं फेल क्यों हो गया, मैं पास क्यों हो गया। तो मैंने स्टार्ट किया वहां से। और वहां से मतलब बढ़िया था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छे से कवर हो गई थी मेरी। और हिस्ट्री का भी थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे को पता लग गई थी स्टैटिक वाली, जैसे बुक्स वगैरह थी। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन कभी न कभी या तो एफकेट में आ जाएगा या फिर सीडीएस में आ जाएगा। देन इन थर्ड ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया था मेरा, एंड सबसे पहले एग्जाम मैंने एफकेट की दी थी। और उसके बाद में मैंने सीडीएस वाला दिया था। तो मेरे सीडीएस, एफकेट और सीडीएस दोनों क्लियर हो गए। तो उनका मेरा स्कोर था अराउंड लाइक 175 तो था एफकेट के अंदर, और 140 रहा था मेरा सीडीएस के पहले अटेम्प्ट में। बाद में मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था गांधीनगर से, और वो मेरी पहली स्क्रीनिंग भी थी और पहली कॉन्फ्रेंस आउट भी था मैं वहीं से। तो वहीं से मेरे को थोड़ा और बूस्ट मिला कि यार हाँ, वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। बाद में दोबारा अटेम्प्ट दिए एफकेट और सीडीएस का, अगेन 176.25 नंबर आए एफकेट के अंदर, और 140 अगेन
सीडीएस में स्कोर रहा, और बट इस बार क्लियर किया मैंने एएफए। और अगेन मेरी वही सेंटर गांधीनगर ही सेलेक्ट किया था एफकेट का। तो वहां से फिर से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और सीडीएस जो एएफए क्लियर किया था उसकी भी गांधीनगर ही आ गई, एएफएसबी। तो वहां से मैं हो गया स्क्रीन आउट। तो वो जो स्क्रीन आउट हुआ था उसमें इतना बुरा लगा था कि आप एएफए क्लियर करके जाओ, सीडीएस के थ्रू स्क्रीन आउट हो जाओ। चलो एफकेट के थ्रू हो जाते हैं, कोई बात नहीं थी, पर सीडीएस के थ्रू स्क्रीन आउट होना बहुत बुरा लगता है उसमें। तो बाद में मैंने, और इससे पहले एक चीज और हो गई थी सर कि मैंने टेक्निकल एंट्री 41 और 42 में अपीयर किया, उसमें मैं स्क्रीन आउट था क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत बुरी गई थी। लाइक आई वॉज शाई, अंडर कॉन्फिडेंट था, नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल चीजों का पता नहीं था कैसे क्या होती है। तो मतलब डरता था चीजें बोलने में, ग्रुप में पार्टिसिपेट करने में। बाद में लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर मुझे आफ्पा के बारे में पता चला था। तो मैंने सोचा यार एक बार उसमें भी जाके आता है। क्यों, उससे पहले मैंने ले रखी थी एक दो जगह से कोचिंग, ऑनलाइन वगैरह सेशन कंडक्ट किए थे, उनमें से लिए थे। उनकी हेल्प हुई थी बट उतनी नहीं जितनी मैंने ये आफ्पा जाके मेरी उससे मदद हुई। तो आफ्पा गया, उसमें मेरे को साइकोलॉजी में और इंटरव्यू में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती थी। तो साइकोलॉजी वगैरह, इंटरव्यू वगैरह मेरा कंडक्ट हुआ, जीटी और जीटीओ कंडक्ट हुआ। तो जीटीओ में तो क्लियरेबल बताया था मेरे को उन्होंने, इंटरव्यू में भी मेरे को लाइक हाई बॉर्डर लाइन कैंडिडेट बताया था। और साइकोलॉजी के अंदर ये हुआ था कि मेरा टीएटी जो था ना उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा इंप्रूव करना था, डब्ल्यूएटी एसआरटी और एसडी वो सब ठीक था। उस पे ऊपर काम करता गया, काम करता गया, और सीडीएस का, आर्मी का अगेन जो थर्ड अटेम्प्ट क्लियर हुआ उसके अंदर मैं सबसे पहली बार रिकमेंड हुआ था। जो टेक्निकल एंट्री 41 और 42 में मैं लाइक आर्मी के लिए थी वो, तो स्क्रीन आउट हो चुका था। बाद में एक सीडीएस वाले के थ्रू आईएमए अगेन क्लियर हुआ था, उसके अगेन स्क्रीन आउट हो चुका था। तो मेरे को इतना डर पड़ गया था आर्मी की एसएसबी का कि भाई ये तो सेलेक्ट नहीं करेंगे मेरे को तो एयरफोर्स वाले करेंगे। तो बाद में मैं इसके थ्रू गया, फोर्थ अटेम्प्ट में मैं सीडीएस के थ्रू रिकमेंड हो गया, तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे उसमें। तो फिर अगेन एफकेट के थ्रू एयरफोर्स एएफएसबी वाराणसी आई, तो उसमें भी फिर से हो गया। ये थी सर मेरी। और इसके बीच में मैंने सर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के भी दो एग्जाम क्लियर किए, दो ही दिए थे ओके। मैंने, दोनों क्लियर किए। और उसमें ये हुआ कि जो पहली मेरी पीएसबी क्लियर हो गई थी, एफएसबी का ये था कि मैं गया नहीं था उसको देने क्योंकि कोई काम आ गया था मेरा। पहले एएफएसबी में तो कोई काम आया था, और दूसरी एएफएसबी में ये हुआ कि ये इस बार वाला एफकेट था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार एएफएसबी ये एयरफोर्स वाले दे के आएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा श्योर था कि यार कुछ ना कुछ, मतलब पहले से फील आ रहा था यार कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है अपने साथ, और वही हुआ। इस बार स्कोर आया 198.69 और रिकमेंड भी हो गया मैं। तो नंबर भी अच्छे हैं, रिकमेंडेशन भी हो गया। तो ये था ग्रेट। मेरी जर्नी एंड सर अभी। थोड़ा इस पे आते हैं अबाउट रिटर्न प्रिपरेशन। ठीक है, रिटर्न, तो यस सर। पहले आते हैं सीडीएस पे कि सीडीएस की तैयारी, लेट से अगर कोई बंदा इज नॉट टेकिंग गाइडेंस यूट्यूब के थ्रू, तो व्हाट ऑल रिसोर्सेज डू यू सजेस्ट और व्हाट स्ट्रेटजी डू यू सजेस्ट फॉर हिम टू कि वो तैयारी कैसे करे? सर मेरा जो जैसे मैंने की है वो बताता हूँ मैं। लाइक मेरे दो फेजेस हैं, एक है कॉलेज के पहले वाला फेज, एक है कॉलेज के बाद में वाला फेज। तो कॉलेज के पहले वाला फेज था, उसमें मैं केवल हार्ड वर्किंग था। उससे पहले मैंने एक भी एग्जाम नहीं क्लियर किया था, बट ओके। उस हार्ड वर्क ने मेरा इतना बेस बना दिया था कि वो मेरे को अभी आगे हेल्प करेगा सेकेंड फेज के अंदर, जो मेरा ओके। कॉलेज के बाद में स्टार्ट होता है। कॉलेज के बाद में मैंने 8 एग्जाम्स दिए हैं और आठों की आठों क्लियर किए मैंने। लाइक 3 सीडीएस हो गए, 3 एफकेट हो गए, और 2 इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो गए। और इन एग्जाम्स का सर मेरे को ये लगता है कि जो बंदा एक बार क्लियर कर लेगा ना, तो वो बाद में करता ही करता जाएगा, क्योंकि उसको चीजें मतलब पता लग जाएंगी उसको। और जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है ना, विदाउट एनी रिसोर्सेज, जो बंदा यूट्यूब से करना चाहता है, तो मैं उसके लिए कहूंगा कि आप, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और इकलौता सब्जेक्ट है जिसके 120 क्वेश्चन है। जैसे कि जीएस के अंदर 120 क्वेश्चन है, बट उसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। साइंस भी पढ़नी है, साइंस के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड देन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तुम्हें। तब जाके तुम 120 क्वेश्चन करोगे। इधर मैथ और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें तुमको एक सब्जेक्ट करना है, और तुम मैक्सिमम क्वेश्चन फेच कर सकते हो, मार्क्स फेच कर सकते हो। जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी, इंग्लिश में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और मैं करता भी यही हूँ कि मैं टोटल अटेम्प्ट करता हूँ, 120 के 120 अटेम्प्ट करता हूँ। अब वो मेरे को थोड़ा सा भी लगता है ना कि ये सही है, तो वो सही हो जाए। क्यों सर, क्यों करता हूँ मैं ये? क्योंकि एक तो ये है कि इसमें रीडिंग पार्ट ज्यादा है इंग्लिश के अंदर,
और अगर मैं 120 क्वेश्चन करता हूँ ना, और 120 में से मेरे 20-25 भी गलत हो गए ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, 70 to 75 नंबर मैं आराम से निकाल लूंगा वहां से। और बाद में मेरे को 30-40 मार्क्स उससे निकालने हैं जीएस से। और तो इससे क्या होगा कि आपको जीएस में 30 से 40 और इंग्लिश के अंदर 70 to 75 इसलिए निकालने हैं क्योंकि आपका ओटीए भी क्लियर करना है आपको। तो वो इससे ओटीए क्लियर होगा, और बाद में 40 से 50 मार्क्स आप मैथ में निकालो, और निकालो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। और 30 से 40 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स अगर मैथ में निकाल लेते हो तो आपका एएफए, आईएनए, आईएमए और ओटीए, क्योंकि इंग्लिश और जीएस का स्कोर आपका 100 से ऊपर हो जाएगा, तो चारों क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश के अंदर मैं सर एक एक तो थी एसपी बख्शी की बुक, उसमें मतलब जो कि सब पढ़ते हैं नॉर्मली, सब तो पढ़ते मैं हैं भी इंग्लिश। वही लाया था सबसे पहले। तो फिर मेरा मतलब एसपी बख्शी, और मैं जैसे बता रहा हूँ कि एनडी की प्रिपरेशन की थी, तो उसके अंदर भी मैंने रिटर्न के लिए ऑनलाइन से लिए हैं मैंने सेशन। तो उसमें भी मेरे पास नोट्स मतलब अच्छे थे, तो मैं क्या करता हूँ, नोट्स मेरे चेंज नहीं करता हूँ, जो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, उसी में एड ऑन करता गया। और मेरे इंग्लिश के जो रूल्स में आता भी नहीं है सर, 10 क्वेश्चन आते हैं रूल्स के, इंग्लिश सीडीएस की ग्रामर में, क्या ही करना है उसका करके। बस ये है कि तुम्हारा अदर पार्ट्स में अंदर जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, उसमें हेल्प कर देगा। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में अच्छी से हो जाएगा तुम्हारा, S1 S6 अच्छे से हो जाएंगे, अगर रूल थोड़ा बहुत पता होता ना तो चीजें लग जाती है वो। तो और दूसरा मेरा ये था कि रीडिंग ज्यादा करनी है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, S1 S6, जैसे कि सोबित बोल रहा था प्रीवियस इंटरव्यू के अंदर कि मैं सर लॉन्ग लॉन्ग जो S1 और S6 होते हैं उसमें बोर सा हो जाता हूँ, तो लेजीनेस आता है मेरे को करने। तो ये होता है कि आप अगर रेगुलर रीडिंग करते हो ना, तो आपकी ग्रास्प बढ़ती है, चीजों की पकड़ बढ़ जाती है। और जब चीजों की पकड़ बढ़ती है ना, तो आपको वो इंटरेस्टिंग बनता है, और बाद में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उसको अगेन एंड अगेन। और जैसे जैसे डेली प्रैक्टिस करते जाते हैं तो बाद में उस चीज में मजा आने लग जाता है, और वो बोरिंग नहीं रहता। और ये होता है ना, तो इसमें ये भी होता है कि इंग्लिश का पेपर कॉम्प्रीहेंशन था, उसमें आपको पढ़ना पढ़ना 2 घंटे तक पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ट्यूशन करने हैं। तो वो इतना होता है कि दिमाग हो जाता है भारी कि ये क्या आ गया मेरे सामने। तो आप अगर रेगुलर रीडिंग करते हो ना, तो वो उस चीज के अंदर हेल्प करेगा। और एग्जाम से पहले आप जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि हमेशा कि आप ना बुक वगैरह ना लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाओ तो भी ठीक है, ना लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सीडीएस के पेपर हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो उनका, और डेली बेसिस के ऊपर जैसे कि आज कॉम्प्रीहेंशन, मेरे को 2 कॉम्प्रीहेंशन करनी, प्रैक्टिस करो, आज क्लोज टेस्ट करूंगा, वो प्रैक्टिस करो। डेली डेली करोगे तो आराम से निकलेंगे, आराम से सीडीएस। और उसमें ये रहता है कि आप 70 to 75 तो आराम से ले आओगे इंग्लिश के अंदर कैसे भी करके। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो और ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपको जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में सर इसमें मैथ के ऊपर अगर अपन चलते हैं, तो मैथ के, मैं तो मेरा तो ये अभी तक यही गया है कि अभी मैथ का जो पिछले 3 अटेम्प्ट गए हैं, उसमें पेपर मतलब लेवल उसका बढ़ा रहे हैं, पेपर का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बहुत स्टीपली इंक्रीज हो रही है डिफिकल्टी। तो मेरा ये रहता है कि 50 से लेकर 60 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट उसमें एक्यूरेसी आपकी 100% रहनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने अगेन कोई बुक परचेज नहीं की थी, मैंने सीडीएस रहने का कोर्स जरूर लिया था। बट उससे पहले कि मेरे कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि कुछ पार्ट उसके, कुछ चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये मेरे अच्छे थे, 2D 3D। और इसमें जो मैथ होता है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री कर लो, 2D 3D कर लो, अर्थमेटिक वाला पोर्शन जरूर कर लेना। अर्थमेटिक वाला पोर्शन जरूर क्यों कर लेना, क्योंकि सर वो आपकी हेल्प करेगा एफकेट के अंदर, एफकेट में अर्थमेटिक ही है, तो वो आपके उसमें हेल्प करेगा। तो उसकी आप जैसे कि आपकी 2 एग्जाम में अर्थमेटिक है, तो आप एफकेट के लिए भी उसे प्रिपेयर करोगे, सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो एंड जो पीवाईक्यूज है, बुक लेने की जरूरत नहीं है अगेन मैथ की, पीवाईक्यूज है, जितना ज्यादा हो सके उनको सोल्व करना है। एक बार सोल्व कर लिया दोबारा सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं वापस। बस वो थोड़ा नंबर चेंज हो जाते हैं क्वेश्चन का, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन टाइप वही रहता है। कितने क्वेश्चन बनाएंगे, बन गए सारे। मैं तो सर, अब मैं जैसे जीएस का बताता हूँ आपको। साइंस का ये रहता है कि आप जैसे फिजिक्स है, मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। ऑप्टिक्स है फिजिक्स का, फिजिक्स के, इनके साइंस के टोटल मिला के 27 to 30 क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स के आते हैं 9-10 क्वेश्चन, 9 से लेके 11 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से। ऑप्टिक्स हो गया, मोशन हो गया, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से आ जाता है, वर्क पावर एनर्जी, ये कुछ चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाद में सर
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर आपका जैसे कि एटम वाला चैप्टर हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बाद में केमिकल रिएक्शन, जो एनसीईआरटी की 9th एंड 10th की बुक है, उसमें जितनी केमिकल रिएक्शन है चार्ट बना लो, चार्ट बनाओ तो चार्ट बना लो, कहीं पे लिखना है तो लिख लो, सुबह उठते ही उनको रिवाइज कर लिया करो। डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आता है, क्वेश्चन एकदम से जैसे ये वाली लाइन उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी हूँ, ऐसे बनता है पेपर। और पीरियोडिक टेबल में से भी कुछ ना कुछ पार्ट आ जाता है, एसिड बेस साल्ट उसमें से क्वेश्चन आते हैं। एंड बायोलॉजी के लिए अगेन 9th एंड 10th की एनसीईआरटी करनी है। अगर ये आप सब सारी चीज एग्जाम के लाइक एक महीने पहले कंप्लीट कर लेते हो, आपका रिवीजन होता है। फिर आती है सीडीएस जानने की, एक एक दो दो क्लासेस हर एक, जैसे फिजिक्स के लिए आ गई, केमिस्ट्री के लिए आ गई, बायोलॉजी के लिए आ गई, वो कर सकते हो। अब आप एक चीज और करनी है, जो 10 साल के पीवाईक्यूज है ना, वो अगेन निकलवाने हैं। अब मैं क्या क्या फॉलो करता था कि जैसे आज मेरा फिजिक्स का रिवीजन हो गया खत्म, तो मैं लेता था रोज रोज का एक पेपर उठाओ, उसमें जैसे 10 क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो वो अटेम्प्ट कर दो। उनमें से जो गलत हुए तुम्हारी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें लिख लो, और उनको एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करके जाना है। मेरे मेरे ऐसे बहुत बार हुआ है कि दो तीन क्वेश्चन जो वो पीवाईक्यूज है ना, उनमें से ही आ गए हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, लैंग्वेज भी नहीं चेंज की है उनकी। और सर इसके बाद में अगर ज्योग्राफी का अगर अपन देखें, तो ज्योग्राफी का मैंने देखा है कि जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 11th क्लास में दो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उनका वर्ड टू वर्ड मगअप कर दो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। उसमें से भी अगेन डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। और अब अगेन जैसे साइंस का रिवीजन खत्म हो गया, आपका पीवाईक्यू चल रहे हैं, 10 10 पीवाईक्यूज आप रोज के कर रहे हो, आज फिजिक्स के कर लिए, कल बायोलॉजी के कर लेना, परसों केमिस्ट्री के कर लेना। ऐसे ही करना है ज्योग्राफी के अंदर भी। ज्योग्राफी के जैसे 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं, वो रोज एक पेपर उठाओ, उसमें से प्रैक्टिस करो। अगर गलत आपका क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है, उसको लिख लो, उस चैप्टर में जाओ। अब उसमें आप ये देखो कि आपका क्या छूटा कि वो क्वेश्चन गलत हो गया, और उस चैप्टर को वापस से रिवाइज कर दो। बाद में सर पॉलिटी, पॉलिटी का आपको लक्ष्मीकांत से ही कवर करना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर सेशन है सीडीएस जर्नी के, वो कवर कर सकते हो। एंड करंट अफेयर, सर करंट अफेयर में मेरे साथ ये होता था कि जैसे कि 17 से 18 क्वेश्चन आए, और मैं लिखता हूँ रोज करंट अफेयर, 15 क्वेश्चन आते हैं। एक तो है जीके टुडे की वेबसाइट, जिसपे 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं सॉरी, और एक है जागरण न्यूज, उस पे आते हैं 10 क्वेश्चन। तो इनके अगर एक दो क्वेश्चन कॉमन भी हो जाता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको रोज के लिखने हैं। अगर आप कर सकते हो तो आप रोज लिखोगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि आप ये होगा कि एक तो रोज कर रहे हो और एक एक साथ में ही कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर डेली डोजेगा नाम का एक चैनल है, उसके वो रोज लिखता है क्वेश्चन, मतलब न्यूज़पेपर में से डायरेक्ट हेडलाइंस लिखता है, वो अच्छा है। पर मैं कहूंगा कि आप वहां पे ना जाएं इंस्टा पे, क्योंकि वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है सर। तो आप जागरण कौन जोश और सा जीके, पेज है? कौन सा पेज है? डेली डोजेगा, ओके। डेली ठीक डोजेगा है। .सी, ऐसे नाम है ठीक। उसका। और ये ना आपको कवर करने हैं, जीके जीके टुडे और जागरण जो उस पे करंट अफेयर आते हैं। तो इसके बाद में आप खुद देखोगे जो सीडीएस जर्नी या फिर इनसाइट एसएसबी की जो वीडियोस बन रही है ना, मोस्टली मोस्टली आप खुद बताओगे, आपका रिवीजन हो जाएगा इन वीडियोस से बाद में एग्जाम के टाइम। बिल्कुल जो बिल्कुल। लेफ्ट आउट हो गया वो तुम लिख सकते हो आराम से। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने बताई थी। हिस्ट्री में स्किप किया करता था, मेरे को पता था मैं पढ़ूंगा पर नहीं होगा, तो इसमें से आप स्टैटिक पोर्शन है ना, आरवाई नहीं है, बिल्कुल आरवाई नहीं बहुत नहीं कम सर, वो ये है कि मेहनत आपको इतनी करनी है, आपको आउटपुट इतना सही नहीं मिलेगा। है। तो वो छोड़ दो, वो 20 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, इससे अच्छा है तो मैथ और इंग्लिश पे कर लो 20 क्वेश्चन की और हाँ। तैयारी। ट्रू ट्रू। हाँ। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स अगेन, मैं सर इकोनॉमिक्स के पीछे नहीं पड़ता, मैं एक दो वीडियोस, एक तो सीडीएस जर्नी की वीडियो आ गई, या फिर एक दो कोई इधर उधर से देख लिया, उसमें ही हो जाते हैं 3 4 क्वेश्चन, और दिमाग मत लगाओ ज्यादा, इतने ही तुम। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतनी ज्यादा मेहनत की है जीएस के ऊपर, पर मैं कभी भी 50 और 55 से ज्यादा मेरा स्कोर आया ही नहीं, उसमें स्कोर कर ही नहीं पाया मैं। और इसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहता है साइंस का, करंट अफेयर्स का, और ज्योग्राफी का। और पॉलिटी में जैसे सर मैंने प्रीवियस अपना जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें बताई थी ये बात, कि मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ये सोचते हैं कि मैंने जैसे 10 क्वेश्चन आए, बाद में क्या होता है कि पढ़ के भी जाते हैं, रट के भी जाते हैं, सब कुछ याद भी रहता है, पर पॉलिटी के बनते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, तो अपन ये सोचते हैं कि मैंने सारे कर दिए, सारे सही है, सारे सही नहीं होते वहां पे क्वेश्चन। पॉलिटी के अंदर मैक्सिमम गलत ही करते हैं अपन, अगर देखें ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे तो होते हैं।
तो मैं पॉलिटी का थोड़ा बहुत ध्यान से करता हूँ पेपर। क्वेश्चन इतना इजी आता है बट वो स्टेटमेंट में उलझ उलझ के इतना हार्ड हो जाता है ना कि बाद में कंफ्यूजन आ जाती है उसमें क्वेश्चन में। बिल्कुल। और जीके का पेपर अभी यह हो रहा है कि एक साल थोड़ा सा लेवल अप कर दिया और या फिर थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया, तो जीएस वाला पार्ट थोड़ा सा डुएबल आ रहा है अभी अभी के लिए। जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है ना सर, वो केवल मैथ में बढ़ रहा है बहुत तगड़ा वाला। और इंग्लिश के अंदर थोड़ा थोड़ा कभी हार्ड कभी इजी, कभी हार्ड कभी इजी, ऐसे अप डाउन। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी सर पूरी। Great. Thank you so much, Udit, for coming on our platform and sharing your strategy with us. जाने से पहले, any message would you like to give to our aspirants? सर एग्जाम के रिलेटेड तो मैं यही कहूंगा, अपना कंटेंट जितना भी तुम पढ़ रहे हो वो एक बार पढ़ लो, अब उसको नई चीजों के पीछे मत भागो एग्जाम से पहले। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और बेसिक जो कोर वाली चीजें ना, एनसीईआरटी हो गई जैसे, उनसे पढ़ो डायरेक्टली। वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि आप ये होता है कि 100% से पढ़ोगे ना तो 90% अटेम्प्ट करके आओगे। और वीडियोस में ये होता है कि 100% वो पढ़ के आते हैं, 80% वीडियोस में डालते हैं, 50% आपको याद रहता है। तो डायरेक्ट सोर्स से पढ़ो, ये कहूंगा मैं। Great. Thank you so हाँ much, Udit, for coming on our channel, Unacademy Defense Gurukul. And guys, do check out the courses in description. Also, just a disclaimer: Udit is not a student of Unacademy. He took guidance from somewhere else, but we have invited him as a topper. So thank you, Udit, for accepting our थैंक यू सर, थैंक यू invitation. फॉर And इनवाइट। great to have you and always talk to you. Privilege. And thank you so much. And we wish you all the best for a tenure at AFA या IMA, जहाँ भी तू जाने का सोचे और जहाँ मेरिट बुलाए. So all the थैंक यू सर, best थैंक यू। and regards to your parents. And guys, if you like this video, like, share, subscribe करना तो बिल्कुल मत भूलना. So thank you so much. Take care. जय हिंद.